सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। लगातार पिछले 4-5 दिनों से आप एक खबर सुन रहे होंगे, वो इस वक्त लगभग सुर्खियों में है। हालांकि टीवी चैनल वाले इस खबर पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह भी साफ है। वजह यह है कि जो एजेंडा सरकार का है लगभग वही एजेंडा टीवी चैनलों का है, या यूं कह लें कि सरकार की तर्जमानी करने का काम इस वक्त सबसे बेहतर ढंग से अगर कोई कर रहा है तो भारत के वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, जो लगातार सरकार के उन तमाम मंसूबों को अमली जामा पहनाने में मसरूफ रहते हैं। खबर हल्द्वानी से, जी हां, उत्तराखंड का हल्द्वानी। उत्तराखंड यूं तो सबसे कम मुस्लिम आबादी वाली रियासत है, जहां मुसलमानों की आबादी नाबराए नाम है, लेकिन उत्तराखंड के 2-3 ऐसे शहर हैं जहां मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी खासी है। उसी में एक शहर है हल्द्वानी, जो यूपी से बिल्कुल माने टच है, यूपी बॉर्डर के। और हल्द्वानी में जो आबादी है कुल, उसमें लगभग 30-35% की आबादी मुसलमानों की, और खास करके एक हलका है जो जहां लगभग 90% मुसलमानों की आबादी है, और उसमें एक हलका है जिसकी खबर आप लगातार सुन रहे हैं। वो जिस रेलवे कॉलोनी की बात आप सुन रहे हैं, वहां बताया यह जाता है कि 90 से 95% मुस्लिम आबादी है। यह भी खबर आप सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश आ गया है और उस पूरी आबादी को डिमोलिश किया जाएगा, बुलडोज किया जाएगा, यानी उस पर बुलडोजर चलेगा। जी हां, वही बुलडोजर जिसकी चर्चा पिछले कई वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में है। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर एक मुद्दा भी था, और बाबा का बुलडोजर के नाम से जो है बाजाफ्ता कैंपेनिंग भाजपा कर रही थी, और उसमें भाजपा सफल भी हुई, इन प्रकार जैसे भी हो। लेकिन यह बुलडोजर चलेगा कहां? उत्तर प्रदेश में भी बाबा के ताल्लुक से यही बातें कही जाती हैं कि बुलडोजर मुसलमानों के घर पर ही चलता, और अक्सर देखने में भी यही आया है। इक्के दुक्के अपवाद को अगर छोड़ दे तो तकरीबन 90% बुलडोजर मुसलमानों पर चलाए गए हैं। उसमें 2-4% मैंने सच है, बाकी फर्जी मुकदमों में बाज़ाब्ता डराने और धमकाने के नाम पर बुलडोजर चलाया गया। अब आप हल्द्वानी आए, जहां पिछले 5-6 दिनों से ये कपकपाती सर्दी, हल्द्वानी के बारे में आपको बता दूं, पहाड़ी इलाका है और वहां जो है टेम्परेचर मुल्क के दूसरे हल्कों से ज्यादा कम है, क्योंकि वहां से फिर शुरू हो जाता है वो पूरा इलाका जहां सर्दी, बर्फबारी भी सर्दियों में होती है। हल्द्वानी एकदम ठंडा इलाका है, और पिछले 5-7 दिनों से लगातार, बल्कि अब हफ्ते भर पूरे हो गए, हल्द्वानी की पूरी आबादी सड़क पर बैठी है, वैसे ही जैसे सीए एनआरसी में लोग धरने पर बैठे थे। हजारों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे, बूढ़े, तमाम लोग सड़क पर बैठ गए। मामला क्या? मामला यह है कि हाई कोर्ट ने उस पूरी आबादी को बुलडोज करने, डिमोलिश करने का आदेश पारित कर दिया। क्यों आदेश पारित कर दिया? आदेश इसलिए पारित किया कि रेलवे का यह दावा है कि यह जमीन हमारी है। हालांकि डिस्प्यूट रेलवे वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट में था, और यह बहुत पुराना मामला है, पुरानी लड़ाई है दोनों की। उसमें स्टेट गवर्नमेंट हार गई। देखिए क्या चाल है, स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है रेलवे से कि यह जमीन हमारी है, और रेलवे का कहना यह जमीन हमारी है, और हाईकोर्ट रेलवे के फेवर में फैसला सुना देता है। अब रेलवे के हक में जैसे ही फैसला आता, रेलवे ऐलान कर देता कि 1 हफ्ते के अंदर जो है इसको खाली किया जाए। पहले यह समझना है कि अगर वो रेलवे की जमीन है और 90 साल पुरानी वो आबादी है, तकरीबन वहां की 50% आबादी ऐसी है जिसका दावा है कि हम 40-50 साल पहले यहां आकर बसे थे, यानी मुल्क में शायद हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन था भी नहीं उस वक्त, तब से यह आबादी बसी हुई। हालांकि मैं पूरी तफसील फिर मैं दूंगा दोबारा। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो कल हल्द्वानी मैं खुद भी जाऊंगा और वहां से लाइव तस्वीर आपको दिखाऊंगा, वहां के लोगों की बात भी सुनाऊंगा। लेकिन अभी आपको जो रिपोर्ट मैं दे रहा हूं वो आप समझिए कि अगर रेलवे की जमीन थी तो क्या रेलवे की जमीन को केंद्र सरकार भी अतिक्रमण कर सकती है? क्या अतिक्रमण शब्द मैं कह रहा हूं, लेना, एक्वायर करना या लीगल प्रोसेस से लाना वो एक अलग चीज है, लेकिन बगैर सरकार के परमिशन के, रेलवे से बगैर मांगे, बगैर लिए, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित बैंक, वो जो एरिया है 85 एकड़, वो 82.7 कहा जा रहा है, लेकिन 85 एकड़ वो जमीन है, इलाका, जिसको खाली कराने का हुक्म दिया गया है। तो ये इतने बड़े इलाके में 5 सरकारी स्कूल है। 5 सरकारी स्कूल, जाहिर सी बात है उस सरकार ने ही स्कूल बनवाया होगा। सरकार ने किस हैसियत से वहां सरकारी स्कूल बनवाया, ये एक सवाल पहले तो स्टेट गवर्नमेंट से है, जिसने अपना 5 स्कूल वहां बना दिया। और ये स्कूल 1-2 साल पहले नहीं, ये भी दशकों पहले वजूद में है, और वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। वहां से डिग्री लेकर कई लोग तो नौकरियों पर भी लग चुके, वो डिग्री भी अवैध है, स्कूल भी अवैध है, सब कुछ अतिक्रमित हो गया अचानक। चलिए आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो 5 स्कूल, 2 सरकारी बैंक हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित बैंक, वो 2 बैंक है।
अपनी निजी जमीन में वो बैंक है। सवाल ये पैदा होता है कि रेलवे की जमीन को केंद्र यानी बैंक जिस मंत्रालय के द्वारा जो चलाया जाता है, उस मंत्रालय ने क्या रेलवे से लीज पर लिया था या फिर यूं ही बनाया था, किससे खरीदा था? देखिए कितना आसान मामला, लेकिन कितना जटिल बनाया जा रहा। 5 मिनट में फैसला हो जाएगा कि आपने जमीन किससे खरीदी। अगर रेलवे से आपने नहीं खरीदी, आपने 50 साल पहले यहां बैंक बना दिया, 40 साल पहले आपने बैंक खोल दिया, आपने किसी से तो जमीनें ली होंगी, जिससे जमीन आपने ली होगी उसी का वही मालिक है। लेकिन देखिए खेल कैसे खेला जा रहा। हमको कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा, मुसलमानों को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा और कानून की धज्जी कौन उड़ा रहा। तो 2 बैंक है वहां 12 मस्जिदें हैं उस पूरे दायरे में और 3 मंदिर भी है उस दायरे में। मंदिर छोटा नहीं, छोटी मस्जिद भी नहीं, छोटा मंदिर भी नहीं, दोनों बेहतरीन किस्म के, माने एक होता है ना इलाके में 1000-2000 गज में, उस तरह का मंदिर, उस तरह की मस्जिद। 5-6 मदरसे भी है वहां पर और 10 प्राइवेट बड़े स्कूल भी वहां चल रहे हैं, प्राइवेट बड़े स्कूल, ठीक है, और 5 सरकारी स्कूल। ये 15 तो स्कूल है, इसमें लगभग 50 से 60 हजार लोग आबाद है वहां पर, परिवार। अगर बुलडोजर चल गया तो कई लाख लोग उससे प्रभावित होंगे, उनकी रोजी रोटी वहीं से जुड़ी हुई है, वो वहीं स्टेबल है, वो पिछले 50-60 सालों से रह रहे हैं। उसमें कई लोग तो 100 साल से भी रहने वाले हैं, जो दावा करते हैं कि स्वतंत्रता से पहले मैं यही था। कई लोग कह रहे हैं आजादी के बाद मैं आया, कई लोग 60 के दशक में गए, कई लोग 70 के दशक में गए और जमीनें खरीद कर। किससे खरीदी गई जमीन, ये भी एक सवाल पैदा होता है और वो डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट को देखना चाहिए था। कोर्ट को यह भी तो देखना होगा कि आखिर 50-60 वर्षों से जो लोग रह रहे हैं वो किस ग्राउंड पर रह रहे हैं। क्या वाकई झुग्गी डालकर कब्जा किया था, क्या अतिक्रमण किया था क्या? और अगर अतिक्रमण नहीं किया था, किसी से खरीदा था, तो जो सेलर था, जो बेचने वाला था, क्या उसने फर्जी सौदा किया? तो 420 का मुकदमा उस पर भी हो। और बेचने में अगर सरकार ही शामिल है, क्योंकि बैंक भी वहां है, स्कूल भी वहां है, वहां जो है प्राइवेट स्कूल भी है, वहां मंदिर भी है, वहां मस्जिद भी है, वहां तमाम सरकारी चीजें हैं, बिजली विभाग के दफ्तर भी वहां है, जल विभाग के दफ्तर भी है। तो ये सारी चीजें तो अगर बेचने वाली सरकार है तो फिर सरकार से सवाल हो कि भैया आपने अपनी ही जनता के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर दिया। तो कई सवाल पैदा होंगे और उन कई सवालों का जवाब कोर्ट को इन तमाम संबंधित मंत्रालयों से और विभागों से मांगना चाहिए। वक्फ बोर्ड की हजारों संपत्ति है जिसको लोगों ने कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्ड मुकदमे तो अदालत के चक्कर काटते 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 वक्फ बोर्ड ही खत्म हो गया, लगभग अब खत्म होना ही है, इसके मुकद्दर में खत्म होना, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। ये सारे सवाल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि क्या भारत में सुनियोजित ढंग से मुसलमानों को एक एक करके निशाना नहीं बनाया जा रहा? क्या इसमें अब कहीं से कोई शक और शुबहा दिख रहा है क्या कि आप दिल्ली के अंदर उन कॉलोनियों को निशाना बनाते हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है? दिल्ली में मेहरौली में एक मोहल्ला है गौसिया कॉलोनी, वहां भी डीडीए ने नोटिस डाल दिया है, वहां भी इसी हफ्ते कार्रवाई होनी है। वहां भी लगभग 7 मस्जिदें 6 मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं पुराने पुराने। तो ये तो बिल्कुल जो कार्रवाई हो रही है, तो क्या मुसलमानों को परेशान करने में अब तक तो एक संगठन और एक पार्टी का नाम आता था, उसके बाद फिर सरकारों का नाम आना शुरू हुआ, विशेषकर कहा जाता, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, तमाम सरकारें इस तरह की रही, लेकिन क्या अब अदालतें भी पर्दे के पीछे से इसी तरह की भूमिका निभाएंगी, इसी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगी कानून का सहारा देकर? मुझे लगता है यह गंभीर विषय है, देश को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है और अदालत में बैठे तमाम जजेस जो हमारे हैं, उन्हें कम से कम इन सरकार के कथित तौर पर अपनाए गए इस रास्ते पर चलने से रोकने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अविश्वास का वातावरण देश में कम्युनिटी के साथ न बने। यह मैसेज, अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पूरी दुनिया इस संदेश को देखती है। आप देखें किस तरह से लोग सड़कों पर बैठे हैं और क्या मांग कर रहे हैं। मांग वही कर रहे हैं, मुझे घर चाहिए। और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे 2022 में सबको घर दूंगा, और 22 खत्म होते ही सबका घर तोड़ना शुरू। तो ये तो बिल्कुल कथनी और करनी में सीधा सीधा अंतर दिखने लग गया है, जो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। बहरहाल हल्द्वानी से सीधे लाइव आपको जरूर दिखाऊंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया आज तो। और अगर स्टे मिल गया तो बहुत बेहतर है। हम लोग दुआ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज स्टे दे दे, ताकि आगे जो है जो लोग परेशान हैं वो परेशानी से कम बच जाएं, उन्हें भी मौका मिल जाए और अपना पक्ष रखने का भी मौका मिल जाए, संवरने और संभलने का मौका मिल जाए। और